Namya Foods is India's first Ayurvedic brand in the preventive healthcare segment. हम ऐसे टी ब्लेंड्स, ऐसे कंकॉक्शंस, ऐसी मिक्सचर्स बनाते हैं जो हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकें और इश्यूज जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, डायबिटीज़, थायराइड, इन सारी कॉमन इश्यूज से आप बाहर निकल सकें। वाइल ये जो बिजनेस था या जो ट्रेडिशन था वो मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, बट इसे किसी ने भी बहुत आगे ले जाने का नहीं सोचा। आई ऑल्सो रियलाइज दैट एक बहुत सोसाइटी ड्रिवन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं आपके ऊपर कि आप इतना ही कर सकते हो, इतना ही करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा क्यों करना है। सो आई थिंक जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो बहुत सारी चीज़ें शायद मैं नहीं कर पाई। Hi everyone, my name is Ridhima Arora. I'm founder at Namya Foods. Namya Foods is India's first Ayurvedic brand in the preventive healthcare segment. हम ऐसे टी ब्लेंड्स, ऐसे कंकॉक्शंस, ऐसी मिक्सचर्स बनाते हैं जो हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकें और इश्यूज जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, डायबिटीज़, थायराइड, इन सारी कॉमन इश्यूज से आप बाहर निकल सकें। वाइल ये जो बिजनेस था या जो ट्रेडिशन था वो मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, बट इसे किसी ने भी बहुत आगे ले जाने का नहीं सोचा। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं शुरू से पढ़ने में अच्छी थी और मुझे ऐसा लगता था कि जो हम चाहे वो हमें मिल सकता है। एंड आई थिंक ये जो एक छोटा सा बिलीफ था जो शायद कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मेरे अंदर आया, उससे मुझे ये समझ में आया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर इन मैनिफेस्टेशन। तो मुझे लगता है कि हमारे बचपन से हमें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट ना चाहते या चाहते हुए मैनिफेस्ट करना हम सीख गए और मुझे लगता है बहुत सारी लाइफ डिसीजंस मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के साथ लिए। मुझे ऐसा ज़रूर लगता था कि जो मैं चाहूँगी वो मुझे मिलेगा। बट आई थिंक दिस इज़ बैक व्हेन आई वाज in 4th, 5th, 6th grade. As I started growing up, I also realized that एक बहुत सोसाइटी ड्रिवन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं आपके ऊपर कि आप इतना ही कर सकते हो, इतना ही करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा क्यों करना है। सो आई थिंक जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो बहुत सारी चीज़ें शायद मैं नहीं कर पाई, इसीलिए बिकॉज आई थिंक द एनवायरनमेंट was telling me to not dream big. But I think as people, as humans, we evolve. मैं जब 12th मैंने क्रॉस की तो मैंने बीटेक की, उसके बाद मैंने MBA किया एंड थैंकफुली माई मदर वॉज ऑल विद मी इन ऑल माई डिसीजंस एंड डिस्पाइट whoever was saying whatever, जो भी सोसाइटी का प्रेशर होता है फॉर विमेन स्पेशली, वो सब छोड़कर आई थिंक आई वॉज जस्ट डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू। So I think my mother had a major role to play in it. Somewhere down the line, I think she was trying to fulfill the dreams that she couldn't fulfill for herself. तो ऐसे करके फिर मैंने MBA कंप्लीट किया। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना कुछ करूँगी, बट मुझे बहुत श्योरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। एंड आई थिंक while I ended my MBA, right, I had already lived in 4 states, lived probably very at extreme ends from my actual hometown, which is Jammu and Kashmir. So I did my MBA from Chennai, right? So I think खुद से रहना, खुद के decisions लेना, खुद के पैसों पर रहना, अपने हर मंथ के हिसाब से बजटिंग करना, डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ फैमिली जो सब प्रोवाइड कर सकते थे। तो आई थिंक ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत बड़े फैक्टर बने फॉर मी टू डू थिंग्स दैट आई हैव डन। आई थिंक जब आप अपने घर के सेटअप से दूर रहते हैं या अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो आई थिंक आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आई थिंक वो बहुत मजबूत होता है। आपकी एक अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है जो आई थिंक अनकॉन्शियसली मेरी हुई उस समय। एंड आई थिंक जब मैंने 2-4 साल काम कर लिया, आई हैड गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। मैं स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही थी। आई अंडरस्टूड दैट दिस इज़ नॉट माई पैशन। व्हाइल आई वॉज अर्निंग मनी, मैं अच्छे पैसे ज़रूर कमा रही थी, मुझे अच्छा एक्सपोजर ज़रूर था, बट मैं उतनी इंटेंसिटी या उतनी पैशन के साथ काम नहीं कर पा रही थी
जितना कि मेरे को फाउंडर्स या जिनको मैं फॉलो कर रही थी कंपनी में वो लोग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मेरा जो पैशन है वो किसी और चीज़ में है जो मैं डिस्कवर नहीं कर पा रही। And I know a lot of people, who don't know what they want to do initially. And then, things change, things move forward and you figure out कि हाँ ये कर सकते हैं और शायद नहीं कर सकते हैं। तो 2018 में my father who was suffering from liver cirrhosis, उनकी illness के दौरान I was in the hospital for a very long time. तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। मैं खुद हेल्थ को लेके बहुत पैशनेट हूँ और थी उस समय भी। तो आई थिंक वो एक अच्छी जर्नी थी कि खुद की जो एक सेल्फ इंटरेस्ट था या सेल्फ कॉन्शियसनेस थी वो फिर पैशन में कब बदली, विद द ट्रिगर ऑफ माय फादर्स डिजीज। आई थिंक इट वाज ऑल इन द फ्लो, मुझे समझ में भी नहीं आया। तो आई थिंक 2018 में व्हेन माय फादर वाज अनवेल एंड देयर वाज अ गैप दैट आई टुक फ्रॉम माय जॉब. And I think in that period, I would stay in the hospitals for a very, very long time. And what I understood is that a lot of people and a lot of nutritionists, a lot of doctors don't understand that food has a magical power to heal. Food has a magical power to heal your body. And अगर आप उसको हमारे आयुर्वेदा के साथ, हमारे core fundamental principles of our grandparents or of our Indian heritage, अगर हम इनके साथ blend कर दें तो आप खुद से हील हो सकते हैं. आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइनेंशियली इतने क्राइसिस में आने की ज़रूरत नहीं है जो मोस्टली लोग होते हैं when they reach a hospital in India. And I think for those reasons I thought that this is finally what I want to do, because I really felt a need to create this segment which is completely absent in the market. I think as a family, my parents were not very okay with it, because उन्हें लगा कि suddenly at the age of 27, how can I leave everything that I have read and completely get into Ayurveda, which was completely different segment. But I think I felt very passionately about it. मुझे इससे पहले कभी भी किसी टॉपिक या कैटेगरी में इतना इंटरेस्ट नहीं आया था जितना अब आया था. और क्योंकि मेरे फादर और ग्रैंडफादर का बिजनेस भी आयुर्वेदा रहा है, तो मुझे उसको वापस जाके समझने में, वापस जाके जानने में, रिसर्च करने में बहुत मदद मिली. तो इस तरह से फिर मैंने नम्या फूड्स की शुरुआत की थी. ऑफ कोर्स आपको कोई भी बिजनेस करना हो तो पैसे चाहिए होते हैं, तो मैंने सिर्फ अपनी जॉब की सेविंग्स के साथ नम्या फूड शुरू किया था. और स्टार्टिंग के ऑफ कोर्स आई थिंक जितने भी फाउंडर्स हैं वो ये समझते हैं कि जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो थिंग्स कैन बिकम अनकम्फर्टेबल. हम एक यूज्ड टू होते हैं एक सैलरी की, एक एडिक्शन होती है कि एक कंफर्ट जोन होता है कि ठीक है एक महीना ख़त्म होगा तो वो पैसे आएंगे ही आएंगे आपके पास. सो आई थिंक दैट वेंट ऑफ. कल सुबह उठ के क्या करना है, काफ़ी दिन ये भी समझ में नहीं आता था कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू आई गेट अप टू डू, because business takes times to set up, right? It's not that easy, but you have to sustain yourself. So from doing nutrition coaching programs myself, going to gyms for diet consultation, to taking tuitions, I think I figured it out all in terms of how to survive with my own money. I never wanted to take money from my house because मुझे लगता था कि I'm 27 years old, I'm old enough to take care of myself, and that's not the idea that I will live by. And so yeah, I think initially 6, 7, 8 months were very, very hard, both financially and mentally, because काफ़ी सारी चीज़ें initially आपकी क्रैक नहीं हो पाती हैं या नहीं चल पाती हैं या फेल होती रहती हैं. और हमारा जो इंडियन इकोसिस्टम है उसमें फेलियर जो है उसके साथ बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन है. तो ये एक्सेप्ट करना और अपने आप को समझाना कि फेलियर इज़ जस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव जर्नी, आई थिंक ये सारी चीज़ें उस समय समझ में आई. तो आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग आप काफ़ी इवॉल्व होते हैं जब आप एक स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि आप शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, आपको कोई बैकअप नहीं है, आप अपनी सारी लाइफ सेविंग्स जो हैं एक आइडिया में डाल रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा. देन आई थिंक
मेरी डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स एक टाइम पे आकर फिर ज़रूर सपोर्टिव हो गए थे. दे वर लाइक ओके, यू आर यंग एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज़ द टाइम. बट बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में वो भी ऑप्शन नहीं होता है. मोस्ट पेरेंट्स आर नॉट ओके विद इट. सो आई थिंक अपने एग्जिस्टिंग कंडीशंस से अगेंस्ट जाके अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी मेंटल स्ट्रेस को एनहांस करके, ये सारी जो हम चीज़ें स्टेक पे डाल देते हैं, तो आई थिंक वो कई बारी वर्थ द वाइल होती हैं, कई बारी नहीं होती हैं. बट आई थिंक आई वॉज लकी, आई वुड से. जब हमने स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स मेहनत लगती है, बट आई थिंक वी केम एट द राइट टाइम. देयर वाज पेंडेमिक गोइंग ऑन एंड I think everybody understood the importance of health, importance of sustaining a healthy life on an everyday basis and not relying on some immunity booster. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें लोगों को भी समझ में आई, एज अ कैटेगरी भी चीज़ें बढ़ी और उसके साथ फिर हम भी बढ़े. तो आई थिंक लाइफ में कई बारी राइट टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है. बट आई थिंक राइट इंटेंशन, राइट पैशन और राइट हार्डवर्क के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं होती है. एंड कंसिस्टेंसी, एज अ लॉट ऑफ पीपल से, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक जर्नी में, एज आई से, आई थिंक हमारी सिर्फ शुरुआत हुई है. देयर इज़ अ लॉट दैट वी वांट टू डू. But I think with the right platforms like Shark Tank that happened very recently, with incoming of the right people like Aman Gupta, I think things sort of streamlined for us. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एंशियंट इंडिया में ऐसा कहते हैं कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और हर पाथ के लिए, हर लाइफ के एंगल के लिए, हर लाइफ की कैटेगरी के लिए एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए लोगों के स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, करियर गुरु होते हैं, रिलेशनशिप गुरु होते हैं. मेंटल थेरेपी जिन लोगों के पास जाते हैं वो भी एक तरीके के गुरु होते हैं, बिकॉज दे हेल्प यू come out of the struggle that you are facing mentally, psychologically. I think as entrepreneur, मुझे ऐसा लगता है कि we've just begun, right? It's been only 2 years, 2.5 years, and there's a lot that we want to do, right? It's just that whatever we did in the last 2 years has set right. But I think as an entrepreneur, it's a long journey. It will be a journey of ups and downs. So I think there is not a lot that I can start teaching people about entrepreneurship. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम शायद हमें खुद भी करना है. But as a part of learning, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, for all young entrepreneurs, for all people who are in college and thinking of doing entrepreneurship, there are 3 things that I can tell you. First is that it's not glamorous. हम ऐसे इंटरव्यूज़ में आते हैं, या बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उन्हें देखते हैं, इंटरव्यूज़ में आते हैं या अवार्ड्स लेते हैं. ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है. इट्स नॉट द रियल वर्क पीपल डू. तो इन रीजंस की वजह से तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप मत करें. सेकेंड, आई फील कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अगर आप इतना, आपका स्किल सेट नहीं है, अब आपके चांसेस एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के तब भी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कि अगर आपका स्किल सेट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ब्राइट हैं और आप कंसिस्टेंट नहीं हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. एंड आई थिंक थर्ड इज़ दैट a lot of people think, a lot of young guys and girls think that जब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडिंग होगी तो सब सही हो जाएगा. वो वैल्यूएशन गेम है, वो बिजनेस के प्रिंसिपल्स नहीं हैं. तो बिजनेस को बिजनेस की तरह करें, राइट? ज़रूर पैसे उठाएं जब आपको लगता है कि स्केल अप करना है या बहुत जल्दी ऑडियंस तक पहुंचना है, वो सारी चीज़ें करें. बट डोंट स्टार्ट द बिजनेस फॉर द फैक्ट दैट यू विल गेट फंडिंग एंड एवरीथिंग विल बी ओके. आई थिंक इंडियन इकोसिस्टम में फंडिंग को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे काम को सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे इंटेंशन को सेलिब्रेट करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि वैल्यूएशंस या फंडिंग को. सो आई थिंक दोस 3 थिंग्स आई विल टेल. आई थिंक जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग उससे ठीक नहीं समझते हैं, राइट? बिकॉज कन्वेंशनली अगर आप सोसाइटी का स्टेटस को मेंटेन ना करके कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो सोसाइटी थोड़ा तो हिलती है. And that society could be your relatives, sometimes could be your own parents, could be anybody, your friend circle. So
आई थिंक ये वो फाइन लाइन है जहाँ आप वो एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं कि कोई आपकी इंटेंशन, कोई आपके ऑब्जेक्टिव्स या एम्स को कितना डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, अगर आप समझते हैं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप में राइट इंटेंशन है और मोटिवेशन है, तो आई थिंक एक प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट होता है जहाँ पर आप एक बाउंड्री स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं जहाँ उसके अंदर कोई ना आ सके। वो आपकी स्पेस है जहाँ आप अपना काम करें, जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सरसाइज करें। तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स दे वर नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर आई वाज डूइंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हमेशा ही होगा। हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ हर किसी की ओपिनियन है। आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, आपको सिर्फ ओपिनियंस दिखेंगी वहाँ पे। तो जब आप ऐसे कल्चर में आपका ब्रॉटअप है जहाँ सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस हैं, तो हमेशा ही कोई ना कोई होगा। तो यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी as they say, you know. So I think बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं होना चाहिए is what I would suggest. जब हम शार्क टैंक पर आए तो बहुत सारे लोगों को लगा कि this is the best that we could have possibly gone to. बहुत लोगों को ये भी लगा कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं कि हम नेशनल टेलीविजन पर आए हैं, और इन रियलिटी ऐसा लग रहा था कि हम सेलिब्रिटी हो चुके हैं। एंड आई थॉट दैट जितनी भी हमने मेहनत करी है लास्ट 2.5 साल में, वो शायद अब एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर लेना शुरू कर रही है। बिकॉज अब बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस बिजनेसमैन, बिजनेस विमेन से हमको वैलिडेशन मिल रही है। आयुर्वेदा को इतनी एक्सेप्टेंस मिल रही है सडनली बिकॉज हमारे कस्टमर डेटाबेस एकदम से बहुत बढ़ गया, हमारा ट्रैफिक बहुत एकदम से बढ़ गया वेबसाइट पर। बहुत सारे लोग हमारे बारे में जानने लग गए, यहाँ पूछने लग गए, बहुत सारी क्वेरीज, क्वेश्चंस। वो दिन भी थे जहाँ मैंने 16 घंटे काम किया है दिन में, क्योंकि इतनी सारी वॉल्यूम आ गई थी, टीम इतनी बड़ी नहीं थी, चैलेंजेस बढ़ रहे थे। बड़े खुशी से हम काम कर रहे थे क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हो रहा था that was a denotion of the fact that we were growing and we were growing very quickly. तो मुझे लगा कि शायद लाइफ अब एक अच्छी स्ट्रीमलाइन हो रही है, बट हमें ऐसा लगता है कि सब सही हो रहा है। अब जितना आगे जाएंगे प्रॉब्लम्स उतनी ही बड़ी बड़ी होती जाएंगी। सो आई थिंक द फादर यू गो, द बिगर दैट यू बिकम, योर प्रॉब्लम्स आर प्रोपोर्शनल टू इट, इज व्हाट आई फील। एंड as a brand, I come from a brand background. So having a registered trademark, registering the brand, registering the company, registering our products in different classes of Trademarks Act was something that was unsaid. I mean, ये सारी इसके साथ साथ जितनी भी सर्टिफिकेशंस थी एक ब्रांड को चलाने के लिए, वो हमने स्टार्टिंग से ही करी थी बिकॉज वी वांटेड टू do it slowly. But we never wanted to go over the top or jump anything. तो हमने सारी चीज़ें प्रोसीजर के साथ करी थी, पर उसके बावजूद somebody put a trademark case on us. और उससे हुआ ये कि हमारा बिजनेस जो है हमें as per the norms of the court हमें बंद करना पड़ा। और आप सोचिए कि अगर 2.5 साल के बाद इतने सारे लोग आपको देखना चाह रहे हैं, इतने सारे लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, आपको फाइनली लग रहा है कि कुछ अब अच्छा हो सकता है आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 2.5 years, और उस समय आपको अगर अपना बिजनेस बंद करना पड़े तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। अपनी टीम को समझाना पड़े कि हम सडनली इतना बिजनेस रोज करके अब नहीं करने वाले हैं, वो एक बहुत ही हार्ड पार्ट होता है। तो we were right, we were truthful. तो in the court of law, of course, we got the right results. We got our own share of credibility that we had to. But the point is that those 70 days, when we were not able to do a business at a time when we could have easily done 5 lakhs a day. So opportunity cost, I think वो बहुत बड़ी थी। हमने कभी इतने पैसे कमाए नहीं थे, और जब कमाने का मौका आया तो एकदम से बिजनेस बंद हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। एक तो ये कि जब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पीक आता है, राइट, जहाँ आपको लोग समझते हैं, जानते हैं, आप फेमस हो रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, क्योंकि और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इशू क्रिएट करवाए जा सकते हैं जहाँ पर आपको उन चैलेंजेस को फेस करना है, उन चीज़ों को स्ट्रगल करना है। मैंने ये भी समझा कि कैसे जब आप एक पोजीशन पर पहुँचते हैं या एक बहुत मेहनत कर ऊपर चढ़ते हैं, कैसे
उसका सारा क्रेडिट या उसकी सारी क्रेडिबिलिटी लूज हो सकती है जस्ट बिकॉज कोई कुछ चीज़ें ठीक ना करे, या आपको somebody tries to put you in a situation that you don't deserve. तो लाइफ जस्टिफाइड नहीं होती, but I think what you understand with every failure, with every mishap that happens to you, that there is a bigger vision with which you can look at life. तो I think टीम को मोटिवेट करना, उस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखना, इतने लॉसेस में रहकर भी इतने कस्टमर्स को डिससेटिस्फाई करके, क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे उस टाइम पर, इतने स्केल पर आकर भी ये सारी चीज़ों को फेस करना, और ऑफ कोर्स जस्टिफाइड नहीं था। ज़रूर ऐसा लगता था सुबह उठकर कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, a lot of people ask why me. तो आई थिंक वो होता है, बट आई थिंक आप समझते हैं कि गॉड हैज़ अ बिगर प्लान फॉर यू, और आप उन चैलेंजेस से निकलते भी हैं। तो आई थिंक टीम को मोटिवेटेड रखना, टीम को संभाल कर रखना, जब आप इतने डीमोटिवेटेड होते हैं उस समय आप कैसे लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक समझने को मिली उस टाइम पर। And I think as a company, as a team, as a family, we are far more stronger today because we saw what we saw in the last 4-5 months. तो मुझे ऐसा लगता है कि when God puts trouble on you, He also gives you strength to come out of it, and that expands you as a human, that expands you as a personality, that expands your vision of how much and in what way you can see things. तो मुझे ऐसा लगता है हमने सिर्फ शुरुआत की है, अभी बहुत बड़ी जर्नी है ये। बट अगर आप इसीलिए इसमें आना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा पैसे कमा लेंगे या ज़्यादा ग्लैमर होगा, तो फिर ये इन रीजंस की वजह से मत आएँ, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स होंगे ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड हाउ यू अप्रोच योर फेलियर, हाउ यू कम आउट ऑफ इट, राइट, दैट विल डिसाइड द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर यू कैन बिकम.